हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और देखिए बच्चे, ये क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 2, जिसमें साउंड एंड वेव, हम ध्वनि और तरंगों को लेकर के चल रहे थे। चलिए बेटा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेंगे। आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहता है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम की इक्वल वो फ्रीक्वेंसी बनती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। व्हाट विल अकर, जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, डैम्प्ड ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी मीडियम इसे बोलेगा, हिंदी मीडियम कहेगा, यदि चालक बल की आवृत्ति प्रणाली की प्रकृति आवृत्ति के बराबर है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। कृत्रिम दोलन, अनुनाद जिसे रेजोनेंस कहते हैं, अवमिदक दोलन, सरल आवर्त गति जिसे SHM के नाम से कहते हैं। बताइए कौन सी कंडीशन होगी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस जिसे अनुनाद कहते हैं। याद रखना बेटा, सुनिए, ये कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, याद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू क्या निकल के आती है, 1/2π √LC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस जिसे अनुनाद कहते हैं। ये रेजोनेंस है जब दो फ्रीक्वेंसीज, दो तरंगों का है। याद रखना, तुम बच्चे वो हो जो 11th 12th दोनों पढ़ चुके हो, क्योंकि तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। बेटा रेजोनेंस एक बार तो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति की भाषा में, तरंगों में रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा यूज़ होता है रेजोनेंस RLC सर्किट में। AC सर्किट जब तुम पढ़ते हो, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रेरण, धारिता, RLC में जब यूज़ होता है तो RLC में पता है रेजोनेंस कब बनता है, जब XL बराबर हो जाए XC को, तो उसे हम रेजोनेंस की कंडीशन कहते हैं। याद रखना, अनुनाद हिंदी में से अनुनाद कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि चालक बल की जो आवृत्ति है वो प्रकृति बल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अनुनाद। अगला क्वेश्चन साउंड एंड वेव्स का क्वेश्चन, जो एक बार पढ़ चुके, दोबारा भूलना मत कभी। व्हेन अ बॉडी मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जी कोई बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक SHM में चल रही है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 227 डिग्री। हिंदी मीडियम कहेगा, जब एक निकाय सरल हार्मोनिक गति के साथ चलता है तो वेग और त्वरण के बीच कालांतर कितना होता है। 0, 90, 180, 270। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बेटा करेक्ट इसका आंसर होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा 90 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। अब सुनिए ध्यान से, बताता हूँ। SHM में आपने पढ़ा होगा, एक होता है जी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसे बोलते हैं। बेटा एक होता है वेलोसिटी जिसे वेग कहते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कहते हैं। पता डिस्प्लेसमेंट की वेव क्या आती है, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे 0 से चलती है। लेकिन जब वेलोसिटी की वेव आती है, वेलोसिटी के जब इक्वेशन आती है उसमें cos थीटा आता है। क्या आता है, cos थीटा। यहाँ क्या आता है, साइन थीटा। और साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ओहो, वेलोसिटी में cos थीटा आ गया तो वेग में cos थीटा, वेग 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। बात समझ आई। अच्छा, जब बात करते हैं बेटा हम त्वरण की, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन में आता तो साइन है लेकिन वो माइनस का आता है। तो बेटा माइनस का जब आएगा तो नीचे से वेव शुरू होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो ध्यान से सुनना, जिंदगी में कैसा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ गया तो कर डालोगे। मैं सिर्फ तुम्हें यही नहीं बता रहा हूँ बेटा, आ गया ये क्वेश्चन कर लो, बस आंसर ये। बेटा बताओ, विस्थापन और वेग में
कितने डिग्री का अंतर है सर जी? ये 0 पे, ये 90। कितने का अंतर है? कितने का? 90 डिग्री का अंतर है। कालांतर, फेज डिफरेंस 90 है। अच्छा बेटा, इसमें और इसमें कितना है? इसमें और इसमें कितना आता है? इसमें भी 90 डिग्री का आता है। आता है कि नहीं आता? और तुमसे कोई पूछ लेना, तुमसे कोई पूछे भैया बताओ वेग और त्वरण डिस्प्लेसमेंट से पूरा एक्सेलरेशन तक कितना, तब तुम बोलोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री। बात समझ आई? तो करेक्ट आंसर क्या पूछा था? वेग और त्वरण, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया जाता है। ध्यान से सुनिए। ए पार्टिकल ऑसिलेट इन वन डायमेंशन। एक पार्टिकल है, एक कण है जो एक ही दिशा में चल रहा है। अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन, एक सेकंड बच्चे, इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन एसोसिएट कर रखी है, उसमें एफएक्स फोर्स लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो उसकी क्या है? यू। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? इनमें से कौन सी बात सही है? ठीक है, यहाँ बताते हैं। एक कण है जिस पे एफ बल लग रहा है, स्थिर ऊर्जा उसकी यू के है। तो बेटा बताओ फोर्स कौन सा इनमें से सही है? अरे याद करो बाबा हुक्स को। हुक्स याद नहीं आ रहा क्या? बाबा हुक्स ने कहा था एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स की। और बेटा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। तुमने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा, सेकंड आंसर इसका सही आंसर है। क्लियर है? ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, ध्यान से सुनना, कौन सा टाइप का मोशन होता है जब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के? मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा बॉडी का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पीरियोडिक मोशन में, एसएचएम में, या इलेप्टिकल मोशन में? हिंदी मीडियम इसे रीड करेगा, किस प्रकार की गति है जिसमें प्रत्यानयन बल जो होता है, रिस्टोरिंग होता है अपनी स्थिति को पुनः पाना, वो प्रत्यानयन बल जो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। मतलब अगर वो पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाला जो बल है, प्रत्यानयन बल, अगर वो बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा। ये किस में होता है? एक समान के वृत्तीय में होता है, आवधिक होता है, एसएचएम होता है, या दीर्घ वृत्तीय की गति में होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पता देखो, ये रहा पेंडुलम, जैसे तुम दोलन गति कहते हो, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब यहाँ से ऐसे जाता है, जब ये वापस आता है ना, वापस आता है, तो बेटा वापस आते टाइम जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स देखा, प्रत्यानयन बल। ये क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपनी स्थिति को पुनः पाना चाहता है। जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा उसका विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतनी ही ज़्यादा विस्थापन कवर करेगा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एसएचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर द रेंज। बताइए मानव कान के लिए कौन सी रेंज है आवृत्ति की? इसमें से 20 से 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? हिंदी मीडियम कहेगा एक मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति रेंज कितनी होनी चाहिए? अरे दिख रहा होगा ये तो। बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मतलब 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज। देखिए बता देता हूँ इसको। एक होता है 20 हर्ट्ज, हर्ट बेटा साइंटिस्ट का नाम था, फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को जो नापता है। अगर इससे कम है, तो इसे बोलते हैं बेटा इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलो, इंफ्रासोनिक। हिंदी मीडियम इसे कहेगा अश्रव्य।
मतलब जिसे नहीं सुना जा सकता, श्रव्य, अवश्रव्य। क्लियर है? अगर यही रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। अच्छा, किलो में कितना होता है? 1000। तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकता है 20,000 हर्ट्ज। याद रखना दोनों एक ही बात है, किलो बोल दे या हर्ट्ज 20,000 बोल दे, एक ही बात है। तो ये क्या है? ये हम ऑडिबल है, ये श्रव्य बन जाएगी, श्रव्य, सुन सकते हैं। और अगर वो 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज लिख दूँ डायरेक्ट? बिल्कुल लिख दो सर। उससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम, उस कंडीशन को बोलते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य। ठीक है, बात समझ आई? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, बात समझ आई? अल्ट्रासोनिक बन जाएंगी ये। इंफ्रासोनिक 20 से कम, ये रेंज 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही हम सुन सकते हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं, इंफ्रासोनिक का, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक का, और एक ऑडिबल का। कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इसका 4th हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव इज 5 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज। सुनो ध्यान से, कह रहा क्वेश्चन नंबर में, कह रहा बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है? म्यू। देखो हिंदी मीडियम, यदि किसी अवरक्त तरंग की आवृत्ति 5 मेगा हर्ट्ज है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बताओ। अरे ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 मेगा हर्ट्ज। बिल्कुल। पूछ क्या रहा है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ पूछ रहा, लैम्बडा। बेटा बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, मेगा का मतलब तुम्हें पता है? इंटू 10⁻⁶ को मेगा बोलते हैं ना? ठीक है, मैं बार बार बोलता था बेटा, एक बात याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, C = न्यू लैम्बडा। और जी C = न्यू लैम्बडा, C = नया लैम्बडा। अच्छा, पूछ क्या रहे हो सर जी? आप लैम्बडा पूछ रहे हो, तो लैम्बडा पूछ रहा हूँ बेटा, इस न्यू को यहाँ ले आओ। तो C/न्यू = लैम्बडा, C/न्यू। ठीक है, जब C/न्यू = लैम्बडा है तो बेटा C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। म्यू फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 गुणा में मेगा को कन्वर्ट करोगे ना 10⁶। जब इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा मीटर में 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 60 मीटर। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, थोड़ा सा कह देगा 3 मेगा हर्ट्ज से। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7th, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। जब साउंड का, ध्वनि का परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इको कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, या पिच कहते हैं जिसे तारत्व कहते हैं, या इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। अरे तुम्हारे घरों में डेंट पेंट होता है? बिल्कुल होता है सर। जब सर डेंट पेंट होता है, घर को थोड़ा सा खाली करते हैं तो बड़ा मन लगता है, आवाज़ हे हे ऐसे गूंजती है। करते हो ना तुम कलाकारी? हाँ, तो आवाज़ गूंज के आती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम इको। क्या कहते हैं? इको, प्रतिध्वनि। जब साउंड अपनी जाए और टकरा करके वापस आ जाए तो उसे हम इको कहते हैं। क्लियर है? तो ध्वनि के अंदर भी क्या परावर्तन होता है? जवाब दोगे यस सर, होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश किया जाता है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक। अरे सर क्या पूछ रहा है? तो आप तो अल्ट्रासोनिक की, जैसे पराश्रव्य बोलते हैं, उसकी पूछ रहे हो। बताई थी ना बेटा, देख रहे हो अल्ट्रासोनिक, हिंदी को अल्ट्रासोनिक ही लिख दिया है, कभी कभी पराश्रव्य लिखता है, तो उसकी मर्जी। हिंदी मीडियम में बताओ बेटा कितनी है? 20 हर्ट्ज से नीचे ऐसा हो नहीं सकता सर जी, ये भी हो नहीं सकता गुरु जी, ये हो नहीं सकता। 20,000 या कहो या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर 4 होगा। हो गया ना? ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, इस सीरीज में हम टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, व्हाट इज़ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम द वॉल ऑफ अ बिग रिजल्टेंट ऑफ द, बताओ, साउंड वेव। मतलब कोई चीज़ टकरा करके वापस आती है, मतलब उसे क्या कहते हैं? म्यूजिक कहते हैं, पिच कहते हैं, नोट कहते हैं, या रीवाइब्रेशन कहते हैं। एक बड़े सावरकर दीवारें होती हैं, उनसे ध्वनि से परावर्तित होकर के आती है। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है ध्वनि की दृढ़ता बनती है। क्लियर है?
आप देखते हो हेलो 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 हेलो, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बेटा इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बेटा रीवाइब्रेशन। क्या कहते हैं जी? रीवाइब्रेशन। करेक्ट आंसर है इसका रीवाइब्रेशन। बात समझ आई? हिंदी मीडियम इसे कहेगा अनुरणन। अनुरणन में क्या बेटा, देखो रीवाइब्रेशन जो कहेगा वो इस तरह से कहेगा कि जब कोई रिपीटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन में बार बार रिपीटेशन हो तो उसे रीवाइब्रेशन कहते हैं। याद रखोगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, द स्पीड ऑफ वेव ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज 900। ओहो सर जी, ये तो इसने स्पीड दे दी, कोई दिक्कत नहीं। वी देखो, वी कितना है? 900। चलो हिंदी में बता देते पहले। 960 मीटर, 3600 वेव्स पासिंग ओवर ए सर्टेन पॉइंट। किसी पॉइंट पर 3600 वेव निकलती कितनी देर में? 1 मिनट में। तो बेटा वेवलेंथ बताओ, उसकी लैम्बडा बताओ। 16, 8, 4 या 2। हिंदी मीडियम के लिए बोलता हूँ, एक विशिष्ट माध्यम में तरंग की गति 960 मीटर सेकेंड। तुरंत लिखा करो अपनी कॉपी में। अच्छा, यदि 3600 तरंगे माध्यम से एक विशिष्ट बिंदु से 1 मिनट में पार करती हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, इसमें वेलोसिटी कितनी है? 960 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात सर, है कि नहीं है? अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये फ्रिक्वेंसी है नहीं है, आवृत्ति है नहीं है कि 3600 1 मिनट में, मतलब मिनट से सेकंड बन गए 1 मिनट में, तो कितना आ गया? 60 हर्ट्ज। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? जब 3600 1 मिनट में, तो पर मिनट मतलब उसकी क्या है? वो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। अच्छा अब कैसी बात कर रहे हो? क्या तुमसे तरंग दैर्घ्य लैम्बडा नहीं निकलेगा? अरे फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल कर मैं कह रहा हूँ बेटा, याद रखना सी इज इक्वल टू नया लैम्बडा। बिल्कुल है। अच्छा लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? सी अपॉन न्यू, है कि नहीं? क्या तुम्हें सी पता है? सी तो नहीं है सर आज यहाँ। जब सी नहीं है तो बेटा आज यहाँ वी लिया जाएगा, वी, क्योंकि वी दे रखा है 960 बटे में 60। बेटा करना 960 बटे 60, काट के देखो कितना आएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा? 16 मीटर, 16 मीटर। बताओ कर लोगे ना? हाँ जी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11th कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। कौन सा ऐसा है जो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है, युग्म ऐसा है जो दिखाता है विद्युत चुंबकीय को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेबल में पढ़ा होगा तुमने, टेबल पढ़ी है ये। बीटा और गामा, कैथोड एक्सरे, अल्फा बीटा, एक्सरे और गामा। बताइए, हिंदी में भी ऐसा लिखा हुआ है। शाबाश, करेक्ट आंसर है इसका 4th। एक्सरे रे होती है और एक गामा रे होती है ना, एक्सरे और गामा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12th कहता है मेटालिक वायर, बहुत बढ़िया, 1 मीटर लेंथ ऑफ अ मास इतना, द टेंशन, उस पर लगने वाली टेंशन है 100 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन द वायर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो बताइए ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी? हिंदी मीडियम वैसे बोलेगा, एक लंबाई 1 मीटर की लंबाई के एक धातु के तार का द्रव्यमान इतना है, यदि एक तार पर 100 न्यूटन का तनाव लागू किया जाए तो अनुप्रस्थ तरंग की गति क्या होगी? बेटा ये क्या पूछ रहा तुमसे? वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा पहले एक बात बताओ, दे क्या रखा है? आप कहोगे कि सर इसमें m कितना है? m है 1 मीटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अच्छा 1 मीटर ऑफ कितना, मास कितना है? 10। मास कितना बेटा? यहाँ देखो, मास 10 × 10⁻³ kg। ठीक है सर। टेंशन बोलो कितनी है? 100 न्यूटन। न्यूटन ही तो होती है टेंशन की इकाई। ठीक है। अच्छा बेटा वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v = √T/μ। T/μ। ये जो म्यू है ना, यहाँ देखो दोबारा से बताता हूँ। T = होता म्यू, वेलोसिटी होता है वेलोसिटी = √T/μ। और ये जो म्यू है ना बच्चे, ये जो म्यू है, ये जो म्यू है ये है मास पर यूनिट लेंथ।
मतलब द्रव्यमान प्रति लेंथ को म्यू कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान कितना है? इतना। प्रति लेंथ कितना है? 1। तो सर जी इतना ही तो आ गया। म्यू बताओ कितना आया? 10 × 10⁻³ अपॉन टेंशन, तनाव कितना था बताना, तनाव कितना है? तनाव 100 है, अंडर रूट लगा हुआ है। बच्चे कर दोगे, जब इसे कैलकुलेट करोगे ना तो बेटा v की वैल्यू आएगी 100। 100 करो कैलकुलेट अभी, 100 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना। कहता है व्हेन अ मास m इज हैंग ऑन अ स्प्रिंग, किसी मास को लटकाया जाता है किस पर? स्प्रिंग पर, मतलब गूंज पर, स्प्रिंग पर लटकाया जाता है। स्ट्रेच बाई 6 सेंटीमीटर लटक गया। इफ़ द लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन अ लिटिल एंड रिलीज, थोड़ा सा खींचा जाता है और छोड़ दिया जाता है। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगी नहीं होगी? हाँ, तो उसी की पूछ रहा है कितना सेकंड लगेगा। ये ऑप्शन आपके सामने, हिंदी मीडियम में करता हूँ। कहता है एक द्रव्यमान m है, बिल्कुल है, ये रहा मास, उसे लटका दिया जाता है और 6 सेंटीमीटर खींचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये बेटा ऐसे 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 गूंज की तरह चलेगा नहीं चलेगा? तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड तुम मुझे एक बात बताओ, जब टाइम पीरियड निकालते हो तो तुमने पढ़ा था कि t = 2π √L/g होता है। गुरुजी बिल्कुल पढ़ा था ना। अच्छा, कितना? 6 सेंटीमीटर है बेटा। 6 सेंटीमीटर को बताना मीटर में कितना बनेगा? 0.06 मीटर। बिल्कुल सही बात सर, क्लियर है। अच्छा, रख दो वैल्यू। देखो ये कितना? √0.06 लेंथ दे रखी तुम्हें। जी कितनी वैल्यू लेनी है? 9.8 ले लो, हो गया 9.8। कैलकुलेट कर लो बेटा। करेक्ट आंसर इसमें ये आएगा 0.49 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला लगाना, t = 2π √Lg। बोलो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। दो वेव दे रखी हैं बेटा, ध्यान सुनना। दो वेव दे रखी हैं। एक y1 = हिंदी मीडियम में भी यही वेव दे रखी होगी। ऑप्शन ये है, दो इक्वेशन है, दो समीकरण, 20 sin 4πt + 4π। अच्छा, और y2 दे रखी है, ध्यान से देखना, 20 sin 4πt + π/3। तो बेटा ये कह रहा है इनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ, मतलब कालांतर बताओ। ध्यान से सुनो, यहाँ से ये पूरा सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक, बस अंतर यही तो है, ये इनमें अंतर है, ये अंतर है ना। तो आप अंतर निकाल दोगे। अंतर कितने का है? θ2 ये मान लो, ये φ2 मान लो और ये φ1 मान लो। तो कर दो φ2 - φ1। जब φ2 - φ1 करोगे, तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर इसका आएगा π/12। अरे π/3 - π/4 कर लोगे ना बेटा। सिंपल है, कुछ नहीं। दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों में निकालना है। ये रही दो जो अभी लिखी, उनके बीच में कालांतर निकालो। कालांतर होता है ये वाला अंतर, ये कालांतर इसे बोलते हैं बेटा। ये वाला जो होता है इसे कालांतर कहते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके पास। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज वेज मीडियम बताओ कितनी होती हैं एयर मीडियम में? कौन सा संबंध इनमें है? VU कर रहा अल्ट्रासोनिक को रिप्रेजेंट, इंफ्रासोनिक को I से, ऑडिबल को A से। याद है तीनों रेंज लिखी थी तुमने? हाँ, ये इक्वल होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कैसे होगी? यही क्वेश्चन दिखा देता हूँ हिंदी में। कहता पराश्रय, अश्रव्य और श्रव्य तरंगों के बीच में बताओ क्या क्या होगा? ऑडिबल, विजिबल, ऐसे। बेटा एक बात याद रखना, ये कह रहा है एक वायवीय माध्यम, एक ही माध्यम की बात कर रहा है। यूनि माध्यम मतलब बात कर रहा है साउंड वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है किसी किस्म में, मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ ये बात कर रहा किसी मीडियम की नहीं, एक ही मीडियम बात कर रहा है। और वो क्या है? वो बात कर रहा है थ्रू अ एयर, ट्रैवलिंग थ्रू अ एयर। और इस कंडीशन में तीनों ही इक्वल होंगी, तीनों इक्वल होंगी। याद रखना तीनों इक्वल होंगी। ठीक है। द स्पीड है डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेव इन वैक्यूम, मतलब वो डिपेंड, डेंसिटी तीनों की इक्वल होगी। VU = VI = VA। ठीक है। जब एक ही माध्यम में तीनों एक साथ चलती हैं। याद आग बात समझ आ गई?
ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। बने रहिए नॉस्टम स्टडी पॉइंट बच्चे, जितना हो सकता है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को बच्चे जरूर दबा लेना। बेल आइकन से क्या तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका सहयोग और साथ चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद।